सो हेलो गाइस, आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों का जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 जो आज हुआ है दैट मस्ट हैव बीन प्रिटी गुड। आई एम प्रिटी श्योर, बट जो मैं आपको कंसिस्टेंटली पिछले कुछ महीनों से बोल रहा हूं गाइस, एंड इवन दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2027, guys, this is the time that you need to work on improving your analytical understanding. अब क्वेश्चंस वैसे नहीं है जो आप बोलो कि सर मेरे पास ये आया और मेरे पे टेम्पलेट याद है और मैंने इजीली आंसर लिख दिया। इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। यू हैव टू मेक योर मेंस प्रिपरेशन एंड एनालिटिकल ओरिएंटेड। एंड आज जो हम जीएस पेपर 1 की डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं उसके दो ही ऑब्जेक्टिव हैं। पहले, सर सब्जेक्ट वाइज व्हाट ट्रेंड वी आर सीइंग, कि सर वेयर द यूपीएससी इज हेडेड फॉरवर्ड, तो उस तरीके से सर मैं मेंस 2027 को अलाइन करूं। एंड द सेकंड, द आइडिया दैट व्हिच आई एम कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन, दैट इज इंटरलिंकेजेस, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। ये आपको मैं आज के क्वेश्चंस पेपर से दिखा दूंगा दैट हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योर मेंस 2027 प्रिपरेशन। क्लियर? लेट मी सी द फर्स्ट जीएस, दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 1। चलो पहला क्वेश्चन, सर एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मौर्यन हिस्ट्री। नाउ दिस इज आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन। लेट मी टेल यू, दिस इज पीवाईक्यू ओरिएंटेड। पीवाईक्यू में इससे रिलेटेड आपकी डायमेंशन ऑलरेडी कवर्ड थी, तो दिस क्वेश्चन इज मोर और लेस आई वुड पुट इट अंडर द इजियर कैटेगरी, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पता है कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ विद रिस्पेक्ट टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। आप डायरेक्टली इस तरीके से पढ़ते हो, मौर्यन पिलर्स एंड इंस्क्रिप्शंस। प्लस आपको अदर सोर्सेज भी हाईलाइट करने पड़ेंगे, मौर्यन लिटरेचर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फॉरेन लिटरेचर लाइक मेगास्थनीज इंडिका हाईलाइट करना पड़ेगा, दैट इट हैज आल्सो बीन अ गुड सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट मौर्यन हिस्ट्री। क्लियर? क्योंकि यहां पे आपका एनालाइज है, बट दिस इज मोर और लेस आई वुड से इजियर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ मैक्युलेज मिनट on colonial administration and education. So try to understand, ये क्वेश्चन तो पहले आपका फिट हुआ मॉडर्न हिस्ट्री में। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ मैक्यूले मिनट। अब ये क्वेश्चन आई वोंट पुट इट एज सच एज अ डिफिकल्ट ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम मॉडरेट तो ये मिनिमम है, क्योंकि इतना स्पेसिफिक हम इश्यू नहीं पर्टिकुलर है ना, हम लोग नहीं पढ़ते कि अच्छा सिर्फ मैक्यूले मिनट का इंपैक्ट पढ़ेंगे हम एजुकेशन में। ये जो आंसर यहां पर आएगा दैट इज गोइंग टू बी इंप्लिसिट। सर कैसे? जैसे आपको जब पता होगा मैक्यूले मिनट की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, और उसी के बाद जो आपका वुड्स डिस्पैच आई एम एजुकेशन, तो आप कहीं ना कहीं इजीली बता दोगे इंपैक्ट ऑन द एजुकेशन क्या रहने वाला है ना? वेस्टर्नाइजेशन आप बता दोगे, निग्लेक्ट ऑफ मास एजुकेशन, बट एट द सेम टाइम कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको बताना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली ऐसे पढ़ के जाते हो एंड इट इज आस्क्ड, यू हैव टू इंटरलिंक द कॉन्सेप्ट्स। जैसे मैं आपको अब थर्ड क्वेश्चन दिखाता हूं, इसमें है सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द गांधीयन मूवमेंट्स ले इन द मासेस दे मोबिलाइज्ड। मॉडर्न हिस्ट्री। अब आपको नंबर ऑफ टाइम्स पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन दिखा है, बट आप कितना भी कर लो डायरेक्टली आप कभी भी गांधीयन वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को ऑल्दो मैंने इजी ही डाला है, सही बताऊं, सिर्फ थोड़ा मॉडरेट उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इल्यूसिडेट पूछा है। तो आपको यही तो हाईलाइट करना है कि गांधीयन मूवमेंट जो स्टार्ट हुई है, उन्होंने जो अपने सत्याग्रह से स्टार्ट करके द नंबर ऑफ मूवमेंट्स ही हैज undertaken, the leadership which he has taken for the movements like Khilafat NCM, civil disobedience movement, then you have the Quit India movement. Quit India movement में आपको ये बताना है the participation by different classes of people. CDM और NCM में आपको ये बताना है कि कैसे एक मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम का काफी ज्यादा बेसिकली मोबिलाइजेशन हुआ, बट एक मूवमेंट में नहीं हुआ। सो लाइक दैट इट इज समथिंग, ये आपकी नॉलेज से ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड आपकी एक्सप्रेसिव राइटिंग टेस्ट कर रहा है कि आप कितना अच्छा सा लिख पा रहे हैं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि यू विल बी शॉर्ट ऑफ द पॉइंट्स फॉर दिस कंटेंट, इसीलिए मैंने इसको इजियर साइड में डाला है, पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, बट मॉडरेट फॉर दोस पीपल हु आई वुड से जिनकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग वीक प्लस आंसर राइटिंग स्किल अच्छी नहीं थी। फोर्थ क्वेश्चन,
व्हाट इज द फुजीवारा इफेक्ट? दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू फिजिकल ज्योग्राफी. लेट मी टेल यू, डायरेक्टली फुजीवारा पे नहीं क्वेश्चन कभी पीवाईक्यू में आया है, प्लस आई एम गोइंग टू राइट इट मॉडरेट, इवन इट कुड बी अंडर द डिफिकल्ट. क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन फुजीवारा पे नहीं है, क्वेश्चन आपसे उसके इंपैक्ट पे पूछा है, ऑन द मूवमेंट एंड इंटेंसिटी. तो आपको दोनों चीजें बतानी है. दिस क्वेश्चन समटाइम्स सरप्राइजेस यू. एंड नॉट जस्ट ओनली दैट गाइस, हम लोगों ने भी इसको मेंस के नोट जो चेकमेट है उसमें कवर नहीं किया. हमने इसको पल्स 3.0 हैंड रिटन नोट जो प्री में हमने ये टॉपिक समझाया हुआ है फुजीवारा, क्योंकि है भी फुजीवारा उसी टाइम पे, बट देखो पूछा कहां पे, मेंस में. सो लाइक दैट ये क्वेश्चन आपका मोर ऑफ, अगर आपका फिजिकल कॉन्सेप्ट अच्छा है, फिजिकल नॉलेज अच्छा है, जो जनरली प्री में जो लोग पढ़ते हैं उनका अच्छा होता है, दे वुड बी एबल टू आंसर दिस वेरी नाइसली. नेक्स्ट, सर टुंड्रा रीजन्स are ecologically fragile but economically important. Examine this statement critically. सर आप इसको पढ़ेंगे कहां? सर जीएस पेपर 1 में कहां पे दिया है? सर हम जो प्री में पढ़ते हैं टुंड्रा बायोम, क्या उससे आंसर होगा? नहीं. ये आपको अगेन दिस क्वेश्चन डिमांड्स योर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्लिसिट आंसर्स. अब देखो कैसे आप लोग क्रायोस्फीयर पढ़ते हो. देखो पहले तो लिमिटेड लोगों के पास क्रायोस्फीयर के नोट्स हैं, बट मैं मान लेता हूं जो लोग हमारे क्रायोस्फीयर के नोट्स चेकमेट में पढ़ के गए, तो क्रायोस्फीयर में जब पढ़ा उन्होंने मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, उनको आइडिया पता चला होगा, उसका इंपैक्ट पता चला होगा, क्लाइमेटिक इंपैक्ट. यू कैन इजीली राइट दैट हाउ दैट इज गोइंग टू क्रिएट एन इंपैक्ट ऑन स्पेशली द टुंड्रा रीजन. क्लियर? तो क्रायोस्फीयर, that is when the melting of Arctic and the Antarctic oceans is going to create impact on the tundra region. So that's why tundra regions are ecologically fragile. और जब भी आप ये चीज पढ़ोगे तो आप ये भी देखोगे कि वहां के रिसोर्सेज के बारे में आप बात करते हो, इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स के बारे में बात करते हो, यस और नो. एंड दैट्स व्हाई अगर वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आर्कटिक काउंसिल क्यों क्रिएट होता? ये अंटार्कटिका में लोगों के रिसर्च एक्सपीडिशन क्यों जा रहे हैं अगर ये टुंड्रा रीजन इतना ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं होता? तो ये कहीं ना कहीं आपके पास इसके पॉइंट्स होते हैं अलग अलग जगह के. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू ब्रिंग दैट. यही स्किल वाज डिमांडेड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो इसको फिजिकल ज्योग्राफी, बट अगेन आई एम गोइंग टू पुट इट इन द मॉडरेट कैटेगरी. ठीक है, स्पेशली फॉर दोस्त जिन्होंने हमारा चेकमेट नहीं पढ़ा, उनके लिए हो सकता है थोड़ा और ये डिफिकल्ट हो. ये क्वेश्चन तो बहुत ही ना मजेदार था. डिस्कस द रोल ऑफ एओलियन प्रोसेसेस इन डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. अब अगेन ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एओलियन लैंडफॉर्म्स पे नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है द रोल ऑफ एओलियन प्रोसेसेस इन डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. इवन आपको सोचो ये दो चीजों को इंटर रिलेट कर रहा है. इवन हम लोगों ने, अगर जिसने भी चेकमेट पढ़ी होगी, जो हमारे 1 पेजर नोट्स हैं, अगर किसी ने एओलियन, जो मैं आपको बता रहा हूं कि एओलियन लैंडफॉर्म्स पढ़े हैं, हमारा वाला 1 पेजर कंबाइंड विथ लैंड डिग्रेडेशन, उन लोगों के लिए 2 1 पेजर से इसका काफी अच्छा आंसर हो जाएगा. बट दिस क्वेश्चन अगेन इट इज नॉट है फिजिकल ज्योग्राफी, बट दिस इज अगेन गोइंग टू पुट अंडर द मॉडर्न कैटेगरी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी. तो आप ये देखो ऑटोमेटिकली अभी तक आपने 3 फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखे. जस्ट लुक एट दिस, 3 फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखे, फुजीवारा, टुंड्रा रीजन्स दैट इज इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एंड द रोल ऑफ एओलियन प्रोसेसेस. अब तीनों क्वेश्चन में आप देखो दीज वर नॉट दैट इजी क्वेश्चंस जो आप सोचो मैं डायरेक्टली आंसर कर लूं ना. जैसे एक बार पहले आ चुका था ना व्हाट इज एयर मास, या फ्रंट पे आ चुका है जेट स्ट्रीम्स पे. सो दोस क्वेश्चंस वर नॉट, दिस इज समथिंग इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस इवन फॉर द फिजिकल ज्योग्राफी लाइक सब्जेक्ट. लेट्स लुक एट द अनदर क्वेश्चन. Sir, water resource is both an asset and a source of conflict in South Asia. Water resource is both an asset and a source of conflict in South Asia. अब आप देखो सर, ये क्वेश्चन आप ये मत सोचना अरे ग्राउंड वाटर क्राइसिस के बारे में बताया, ना 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 ना. दिस क्वेश्चन इज अबाउट how these water resources is an asset and source both in with respect to South Asia. एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपका आईआर का है, लेकिन अगर मैं इसको GS1 में पुट करना हो, सो आई एम गोइंग टू पुट इन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी. एंड लेट मी टेल यू गाइस दिस क्वेश्चन इज अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट. सोचा क्या था कि जीएस पेपर 2 का आईआर में आएगा,
लेकिन ये आ गया आपका जीएस पेपर 1 में। क्लियर? सो आप समझो, आपको बार बार मैं आपको सिर्फ एक ही बात एम्फसाइज करना चाहता हूं इस पूरे लेक्चर का, सिर्फ एक ही लर्निंग यही है कि भैया टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच के बियॉन्ड जाओ। अपने आप को ये मत सोचो कि भैया मेरे को सिंपल होना है, मेरे को सिंपल होना है। लेट मी टेल यू, गो बियॉन्ड द कंफर्ट जोन, go for the advanced thing guys, which something boost your analytical understanding, please. Next, unity in diversity remains the defining feature of Indian society despite the challenges from communalism and regionalism. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में नंबर ऑफ टाइम्स आया है एंड इजी। मुझे लगता है अगर ये किसी के नोट्स में नहीं होगा तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वो नोट्स कभी भी एक शब्द भी पढ़ने हैं। इजीली आंसर्ड है, इजीली, दैट इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी डिस्पाइट द चैलेंजेस फ्रॉम कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी? अब देखो, ये जनरली जो डिसेबिलिटी है गाइस, आप सोच रहे होगे सर यहां कैसे आ गए, हम तो सोशल जस्टिस में पढ़ते हैं। अरे भैया, सोसाइटी में लिखा हुआ है ना सिलेबस में सोशल एम्पावरमेंट, तो उन्होंने डाल दिया, मन किया उनका। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस डिसेबिलिटी, ये आपका सोशल जस्टिस में है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो, आई वुड पुट इट अंडर द इजी कैटेगरी, क्योंकि आपको डिसेबिलिटी एक्ट से सीधा डेफिनेशन पता चलती है, सब्सटेंशिएट द नीड आपको पता चलता है। नीड क्योंकि आपको चैलेंजेस बताने होंगे, चैलेंजेस पोज्ड बाय डिसेबिलिटी, इट्स लिंकेजेस, पॉवर्टी एंड डिसेबिलिटी साइकिल, द विशियस साइकिल, एंड दैट्स व्हाई इट ऑटोमेटिकली टेल मी द नीड फॉर इंक्लूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। और यहां पे आप गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स बता दो, दैट्स इट, डन। नाउ अनदर क्वेश्चन, सर डू यू थिंक डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रमोट सोशल एम्पावरमेंट? अब आप देखो, इंडियन सोसाइटी, बट here I am going to put it as easy कई लोगों के लिए, but actually I am going to put it under the moderate। क्यों? क्योंकि again this question if I talk about, ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली कहीं नहीं पढ़ते हो, ये ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट इशू मिलेगा, बट हाँ इसके रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चन इजीली मिलेगा। आपको सोशल एम्पावरमेंट क्या चाहिए? सोशल एम्पावरमेंट कि भैया सोशल एम्पावरमेंट में मेरे पे ये वल्नरेबल सेक्शंस आते हैं, उन वल्नरेबल सेक्शंस के लिए कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी बेनिफिट हुई है? क्या मेरे पास एग्जांपल्स नहीं होंगे? नंबर ऑफ एग्जांपल्स होंगे आपके पास। अब उसके अलावा डू यू थिंक है तो आपको अगेंस्ट में हाईलाइट करो कि डिजिटल डिवाइड, उसका फैक्ट लिखो, डिजिटल इलिटरेसी, उसका फैक्ट लिखो, वर्नाकुलर, वो भी चीज लिखो। सो लाइक दैट्स व्हाई समहाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रमोट सोशल एम्पावरमेंट, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस दैट रिमेन। तो दिस इज easy to moderate. Clear? Moving to this next question. Vijayanagar architecture exemplifies the amalgamation of past traditions with contemporary practices. अब देखो, ये जो विजयनगर आर्किटेक्चर है गाइस, दिस इज आर्ट एंड कल्चर। मेरे हिसाब से दिस कुड बी मॉडरेट, सी इवन टू डिफिकल्ट हो सकता है, शायद मेरा एक बायसनेस हो, बिकॉज आई एम नॉट दैट ग्रेट इन हिस्ट्री गाइस, तो मुझे एक बार में देख के पॉइंट नहीं है। और प्लस आप मुझे बताओ, मेंस में मुझे नहीं लगता कि मैं विजयनगर आर्किटेक्चर के लिए स्पेसिफिकली पढ़ता हूं, हो सकता है आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरी ये शायद बायसनेस की वजह से इट कुड बी डिफिकल्ट, आपको भी हो सकता है अगेन। बट मैं हिस्ट्री में अपने आप को इतना कमजोर बस मानता हूं कि ऐसा लगता है ये सब चीजें ना डिफिकल्ट में, और जो मैं इजी बोल रहा हूं हिस्ट्री में, तो मान लो सही में इजी है कि मैं मेरे जैसा बंदा आंसर कर पा रहा है हिस्ट्री। क्लियर? अब प्लस ये सिर्फ क्वेश्चन विजयनगर आर्किटेक्चर के बारे में नहीं है, आपको लिंक करना है हाउ दैट आर्किटेक्चर इज अमलगमेटिंग द पास्ट ट्रेडिशन विद कंटेम्पररी प्रैक्टिस। इफ यू हैव द एग्जांपल्स देन ओनली यू आर एबल टू राइट द गुड आंसर, अदरवाइज ना, नॉट एट ऑल। Next questions are, linguistic reorganization of Indian states was driven by popular pressure from below, comment, post independence, PYQ map, and I would say it is on the easier side. Sir क्यों? भैया कितनी बार क्वेश्चन अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस से आया तो मेजर थीम यही है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। आप ये बेसिक बात क्यों नहीं समझते हो? प्लस इट वाज ड्रिवन बाय व्हिच काइंड ऑफ प्रेशर? पॉपुलर प्रेशर। क्लियर? तभी आपको मूवमेंट याद होगी 1950s में, यस और नो? अदरवाइज आप ये समझो उस टाइम पे हमने आपको कितने फैक्ट्स दिए कि अगर कमिटीज के मना करने के बाद भी that language should not be the criteria for reorganization of a state. In spite of that, what we did in 1956, we reorganized the states based on language as the criteria.
Yes or no? Dominant language as the criteria, linguistic reorganization. So somehow from the popular pressure we have faced that. और movement के नाम लिख दो. So this question I would say you would be able to write it much well. अब आते हैं ये वाला question. The model of planned economy was adopted in India to address the regional imbalances left behind by colonial rule. Again, post-independence issues of economic planning, this will be moderate. इसको लिखना थोड़ा एक अलग तरीके से. Plus, it is not as such जो GS1 में आप पढ़ते होगे. मेरे हिसाब से देखो, मैं तो उसको बोल सकता हूं थोड़ा बहुत इजी. क्यों? क्योंकि मैं GS3 में इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बताता हूं. पूरा आपको कि प्लानिंग कहां से स्टार्ट हुई है, आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट. तो मेरे लिए हो सकता है कि हाँ सर ये इजी है, बट मुझे लगता है कि शायद जो GS1 में है, जिन्होंने GS1 के सिर्फ एक्सक्लूसिव देखेंगे, they might find this topic as offbeat or off syllabus from the GS1 perspective, because of which कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. प्लस आपको सिर्फ ये नहीं बताना है टू एड्रेस द रीजनल इंबैलेंसेस, आप ये भी तो बताओगे कि नहीं नहीं यार, क्योंकि कमेंट लिखा है दैट प्लानिंग वाज ऑलरेडी अ पिक्चर. हिस्ट्री में क्यों 1931 में क्लियरली डिसाइड नहीं हो चुका था क्या, है ना? या आप नेशनल प्लानिंग कमेटी नहीं बनी थी क्या 1938 में, क्या वो मेंशन नहीं करोगे? और आप सोवियत से इंस्पायर्ड नहीं हो चुके थे क्या कि जब क्राइसिस हो रही थी, बेसिकली अगर आपने ग्रेट डिप्रेशन देखा होगा तो सोवियत यूनियन जिसने प्लान्ड अप्रोच अडॉप्ट की थी, दे बिकेम इकोनॉमिक सुपर पावर. तो इट इज नॉट नेसेसरली कि हमने प्लान्ड मॉडल जो अडॉप्ट किया टू एड्रेस द रीजनल इंबैलेंस. नो, इट्स नॉट ओनली रीजन, देयर आर नंबर ऑफ अदर रीजंस. अब ये सब चीजें आप कहां पढ़ते हो, देखो अलग अलग में तो है, बट आई टीच इट स्पेसिफिकली इन जीएस पेपर 3. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कंपेयर द लू, Chinook and Fohn winds with respect to their region of prevalence, nature and climatic impact. Clear? Loo, Chinook and Fohn winds with respect to their region of prevalence, their nature and climatic. अब देखो, ये again physical geography, but this is again moderate. आपको सिर्फ लू, चिनूक, फोन विंड्स जो जनरली प्री में पढ़ते हो, लेकिन यहां पे पूछा है कि भैया कहां कहां पे होते हैं, उनका नेचर कैसा है और क्लाइमेटिक इंपैक्ट बताओ. अगर यहां पे आपने मैप भी बनाया होता ना, तो दैट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क, आई एम प्रीटी श्योर गाइस. क्लियर? चलो नेक्स्ट, एनालाइज द रोल ऑफ सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज इन अचीविंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी. ये थोड़ा इजी साइड में. ठीक है, अगेन दिस इज रिसोर्स और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, है ना, एंड आई वुड से दिस इज मोर ऑन द इजियर साइड. प्लस ये मैंने तो देखो जीएस, आई एम प्रीटी श्योर जो ज्योग्राफी टीचर्स हैं वो डेफिनेटली पढ़ाते होंगे एग्रीकल्चर, बट ये हमने काफी अच्छा जो GS3 में है या इकोनॉमी में है, एग्रीकल्चर में काफी अच्छे से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता रहता है. मैं आपको टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जब बताता हूं इन एग्रीकल्चर, सो इन दैट आई टोल्ड यू नंबर ऑफ थिंग्स. चाहे फिर आपका वो बायोटेक से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे फिर आपकी वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, चाहे फिर आपकी नैनो टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, चाहे आपकी आईटी रिलेटेड क्यों ना हो, ऑल दैट. ठीक है. This question, the next one, the center of global trade is gradually shifting from the Atlantic region to the Indo-Pacific region. Again, this is resource geography, but this question is on the moderate to difficult side. ये क्वेश्चन आप इजीली आंसर नहीं कर सकते unless you have a very good knowledge, very good analysis that how can you explain the center of trade is shifting from the Atlantic to the Indo-Pacific. प्लस जनरली ये जो पार्ट है आप कहां पढ़ते हो, फिर से IR में. आप समझ रहे हो? ठीक है. Analyze the major drivers of human induced land use changes in India and their geographical consequence. Economic, resource and economic geography, and this will be moderate. अब हो सकता है आप में से कई लोगों को डिफिकल्ट लगे, बट लेट मी टेल यू गाइस, ये हो सकता है क्योंकि इसका एक रीजन ये है कि आप लोगों के पास इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कंटेंट ही नहीं है. मैं आपको हर बार बोलता हूं भैया, पिछले साल बोला इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ के जाना, और देखो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन है. एंड इस बार तो हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो आपको कंटेंट दिया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिला इसका. लैंड यूज चेंजेस आपको हमने एग्जैक्टली जो वन पेजर है लैंड यूज पैटर्न डायरेक्टली आपको दिया है, डायरेक्टली, है ना. और उसमें आपको मैं जब ये दिखाऊंगा ह्यूमन इंड्यूस, तो आपको मजा आ जाएगा. कह रहे हो सर एग्जैक्टली सेम. नॉट ओनली दिस, वो जो हमने आपको एओलियन लैंडफॉर्म्स वाला दिखाया, दैट इज हाउ इट इज एओलियन प्रोसेस लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन,
2 1 पेजर से वो कंप्लीटली आंसर्ड है। बट स्टिल चलो आज हम वो नहीं है, लाइक वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट कि सर चेकमेट से कितना आया। द आइडिया लाइन इज कि आप लोग क्वेश्चन समझो ज्योग्राफी की वैसे नहीं है जो पहले आप कभी सोचा करते थे। अच्छा व्हाट इज एयर मास आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेट टेक्टोनिक्स, फोल्ड माउंटेन्स अलोंग द मार्जिन्स क्यों है, ना 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 ना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हैज गेन्ड प्रोमिनेंस, लास्ट ईयर भी हुआ, इस साल भी है, इस साल भी है। जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, तो हो सकता है आप में से कई लोगों को डिफिकल्ट लगे, बट क्योंकि हमने दिया है काफी और एग्जैक्टली सेम है तो इसीलिए हमें थोड़ा इजी लगा। इज कास्ट डिसअपियरिंग इन अर्बन इंडिया? आई वुड से देखो थोड़ा सा बस स्पेसिफिक है अर्बन इंडिया के रिस्पेक्ट में, बट जनरली आप लोग पढ़ते हो कि कास्ट हमारी स्टैटिक है और फ्लूइडिक इन नेचर है। क्लियर? इलस्ट्रेट योर आंसर विथ एग्जांपल्स। इंडियन सोसाइटी पीवाईक्यू मैप्ड है, क्लियर, पीवाईक्यू मैप्ड है, एंड आई वुड पुट इट एज इजी टू मॉडरेट, इट्स नॉट लाइक समथिंग कि आप नहीं कर सकते। क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये है मजेदार, इन कंटेम्पररी इंडिया। ये हमने इतनी जगह दिया है, इतनी जगह दिया है, मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पता होनी चाहिए। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों के पास है कि नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर जो चेकमेट के स्टूडेंट्स हैं, चेकमेट यूजर्स, दे वुड बी हैविंग, सर उनको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पता है, हम इंडिया कौन से फेज में है। अगर मुझसे कोई पूछेगा चैलेंजेस तो भैया मेरे पे सिल्वर इकोनॉमी अलग बताइए, मैंने एल्डरली में, दैट इज इन GS2 प्लस। चैलेंजेस अगर यूथ को नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दैट, इनिशिएटिव्स, नंबर ऑफ थिंग्स, आपको पास आराम से पॉइंट्स होंगे इसको लिखने के लिए। तो इसको देखो अब एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये इंडियन सोसाइटी में भी कोई डालता है, कोई ह्यूमन ज्योग्राफी में भी डालता है, बट दिस विल बी मोर और लेस इजियर साइड। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, evaluate the impact of globalization on Indian youth with reference to social, political, economic and cultural affairs. Clear? तो ये भी I won't say that it is too big or too that is difficult question. Again, Indian society globalization से हर बार आया है, आपको हर स्टेक होल्डर में पता होना चाहिए, but still I am putting it as a moderate level. तो ओवरऑल अगर आपने GS1 देखा होगा, यू वुड बी रियलाइजिंग सर टोटल कितने क्वेश्चंस बने। आप देखो आर्ट एंड कल्चर से हमारे 2 क्वेश्चंस बने, जिसमें अगर मैं आपको इजी टू मॉडरेट, अब देखो एक चीज लेना डिफिकल्ट होता है एंड वन इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन हमारा इजी टू मॉडरेट, वन इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मॉडर्न हिस्ट्री के भी कितने क्वेश्चन थे हमारे? 2, एक मैक्यूले मिनट, वो मैं चलो डाल देता हूं इधर, गांधीयन मूवमेंट वाला इधर डाल देता हूं। क्लियर? पोस्ट इंडिपेंडेंस के थे 2 क्वेश्चन, एक लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, आई एम गोइंग टू पुट इट हियर, और एक प्लान्ड इकोनॉमी वाला, आई एम गोइंग टू पुट इट देयर। वर्ल्ड हिस्ट्री 0 क्वेश्चन, ठीक है। इंडियन सोसाइटी 5 क्वेश्चंस, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 5 क्वेश्चंस, जिसमें आप देखो आपका कास्ट डिसअपियरिंग इन अर्बन इंडिया, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए, प्लस डिजिटल टेक्नोलॉजी 1 2 3, तो 6 में से आपके देयर आर 6 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। एक्चुअली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला कई लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में डाल सकते, मैं इसको यहां पे डाल दे रहा हूं 6, जिसका, एक मिनट गाइस, ठीक है, ये तो करें। इस 6 में से देर आर 1 मिनट, ये क्वेश्चन इजी, दिस इज ऑल्सो इजी, ये थोड़ा चलो मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट में डाल देता हूं, तो 2 1 एंड देन यू हैव 3 1 4 1, इसको चलो मैं लिख लेता हूं वैसे इंडियन यूथ पे विद रेफरेंस टू सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कर लोगे तो 5 1 5 1। क्लियर? एंड देन सर फिजिकल ज्योग्राफी आई हैव 4 क्वेश्चंस। क्लियर? एक बार फिर चेक कर लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, दिस इज रिसोर्स इकोनॉमिक 3, फिजिकल ज्योग्राफी 1 1 2 3 4, ये चारों के चारों मेरे हिसाब से दिस विल बी इन मॉडरेट टू डिफिकल्ट।
ठीक है, एंड देन यू हैव इकोनॉमिक और रिसोर्स ज्योग्राफी, you have economic to resource geography. This economic to resource geography, again you have 4 questions, और इस 4 questions में I feel कि this is also moderate to difficult. कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट लिंकेजेस जितने बढ़ते हैं आई नो कि ना वो डिफिकल्ट हो जाता है. दिस इज इजी, 1 इज इजी, 2 इज इजी, दिस इज ऑल्सो, तो 2 2 2 2 2 2. सो ओवरऑल यहां पे हो गए आपके 20 क्वेश्चंस, और यहां पे आपका जो बना 1 2 3 5 10 क्वेश्चंस आपके इजी टू मॉडरेट में बने, एंड आपके जो बाकी के 10 क्वेश्चंस है दैट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट. 2 रेंज इसीलिए लिए क्योंकि देखो हो सकता है थोड़ी सी बायसनेस की वजह से मेरे को लग रहा है ये इजी हो, लेकिन आपको लग रहा है मॉडरेट, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड हियर. It is very difficult to put it category like na easy, moderate, difficult. No, it should be a range. So paper is more or less, आपको ये बात अभी समझ में आ गई होगी. एक टाइम हुआ करता था कि यार जीएस पेपर 1 का जो फोकस था वो यहां पे ज्यादा था, इजी टू मॉडरेट ज्यादा हुआ करते थे, बट यू अंडरस्टूड दैट कि नहीं सर वेटेज यहां पर है. और हमने क्या सीखा इसमें, एक चीज हमने ये सीखी गैया कि भैया कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको भूलना भी नहीं है, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेट टाइम भी नहीं देना कि आप सोचो चलो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में लगाता हूं अपने 20 दिन. नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. क्लियर. इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज अगर आप सिर्फ, मैं बता रहा हूं, अगर आप 2% भी ट्रस्ट करते हो हम पल्स आईएएस पे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कंटेंट हमसे बेटर किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं है. वैसे तो मैं बाकी सबके बोल सकता हूं, लेकिन इसमें तो 15-18% भी नहीं है. बाकी का मैं तो मुझे पता है 50-60 भी नहीं है. द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू फोकस हियर गाइस कि प्लीज इकोनॉमिक रिसोर्स ज्योग्राफी को फोकस करो. प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट. क्लियर. इंडियन सोसाइटी वॉज ऑन द इजियर लाइन, प्रिडिक्टेबल. ठीक है. मॉडर्न हिस्ट्री बिट एनालिटिकल, बट आप ये वेटेज देखो मॉडर्न हिस्ट्री का, आप कितनी एनर्जी लगाते हो. अगर आप एनर्जी ये क्यों नहीं लगा रहे हो, यहां पे लास्ट ईयर भी यहां पे क्वेश्चंस आए थे काफी ज्यादा, लेकिन आप लोग अपनी एनर्जी लगाए ही नहीं रहे हो. जीएस पेपर 1 का वेटेज तो समझो, नीचे देखो आप, 14 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन सोसाइटी, फिजिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, मतलब 6 क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम द हिस्ट्री. अच्छा अब ये भी हो सकता है इस साल आपको लगेगा यार सर हिस्ट्री से कम है, हिस्ट्री कम पढ़ते हैं, अगले साल मेंस में हिस्ट्री के क्वेश्चंस, जैसे यूपीएससी में हुआ 2025 में प्री के कम क्वेश्चंस है, प्री में हिस्ट्री के, तो 2026 में हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत टफ आ गए. हो कुछ भी हो सकता है. मैं पॉइंट है सिर्फ सिलेबस आपका कंप्लीट तो करो. सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ऑटोमेटिकली अगर आप काफी अच्छे से एक 80-90% कर देते हो ना, आप आंसर्स लिख लोगे. 100% तो कोई भी चीज नहीं होनी है, कोई भी चीज नहीं. सो दैट्स इट गाइस. आई होप कि आप जीएस पेपर 1 अच्छा किया होगा. I'll come up with the GS paper 2 analysis also like this. Stay tuned with Pulse IAS guys. Thank you so much.